Can we start? Can we start? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच क्या होता है? ब्रीच का मीनिंग क्या होता है? ब्रीच का मीनिंग होता है टूटना। ब्रीच का मीनिंग होता है टूटना, कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म एंड कंडीशन को तोड़ना, तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि वेयर द प्रोमिसर नाइदर परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट नॉर डज ही टेंडर परफॉर्मेंस। भाई किसी ने प्रॉमिस किया था, वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा, तो या फिर वेयर द परफॉर्मेंस इज डिफेक्टिव देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देगा जैसा उसने प्रॉमिस किया था। जहां पर एक पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया, वो अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा, या अपने वादे को पूरा तो कर रहा है लेकिन ढंग से नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई? द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह की होती है। एक्चुअल होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग क्या होता है? जहां पर प्रोमिसर क्या करता है? अपना प्रॉमिस। हेलो, हाँ यशु, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है टूटना, कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। जहां पर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया पर उसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। जहां पर प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया पर उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या फिर उसने अपना प्रॉमिस तो किया लेकिन अच्छी तरह से नहीं किया, अच्छी तरह से प्रॉमिस पूरा ना करना, तो इस चीज को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटीसिपेटरी। अब एक्चुअल क्या होता है और एंटीसिपेटरी क्या होता है, बात करते हैं। The actual breach may taken place either at the time of performance is due or when actually performance the contract. Actual performance क्या होता है कि कब होता है एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? भाई जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी तब उसने क्या कर दिया? परफॉर्मेंस नहीं की, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस होनी थी, जब परफॉर्मेंस एक्चुअल में होनी थी, तब क्या हुआ? तब उसने क्या कर दिया? ब्रीच कर दी, उसने परफॉर्मेंस नहीं की। जब एक्चुअल में होनी थी तब उसने ब्रीच कर दी, तो उसने क्या किया? ब्रीच कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में
एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। मान लो भाई एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला आई विल ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू एंड ऑन दिस डेट। जब वो डेट आई, जिस दिन वो ट्रांसफर कर रहे थे उस दिन उसने मना कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या मतलब, क्या होता है एंटीसिपेटरी? एंटीसिपेटरी ब्रीच मीन्स अ ब्रीच बिफोर द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। एंटीसिपेटरी का मीनिंग होता है आशंका होना। भाई एग्रीमेंट के ब्रीच होने की आपको आशंका है। एंटीसिपेटरी का मीनिंग होता है आशंका होना या टाइम से पहले वो ब्रीच हो जाना। मान लो एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि हम गोवा घूमने चलेंगे अपने फ्रेंड को, और उसने टाइम आने से पहले ही मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉमिस का ब्रीच हुआ। तो ये होती है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मीनिंग होता है कि बिफोर द टाइम इफ यू ब्रीचिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू ब्रीचिंग दैट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर ब्रीचिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड द एंटीसिपेटरी। क्लियर? समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट। OMR बेस के लिए आपका दैट्स एनफ इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का समझ आ गया? क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हेन द प्रॉमिस इज, जब कुछ परफॉर्मेंस करने का जो प्रॉमिस था कि द प्रॉमिस टू परफॉर्म, वो नहीं पूरा किया जा सकता, या वो पूरा किया जाता है बट जो पूरा करने की क्वालिटी है, उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी कॉन्ट्रैक्ट की, उस दिन अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसको बोलेंगे ब्रीच, उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। और एंटीसिपेटरी का मतलब है कि जब आप परफॉर्मेंस करने से पहले ही क्या कर दो? मना कर दो, कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म्स कंडीशन को तोड़ दो, तो उसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दो, ये पूरा ये काट दो, ठीक है ना? आपने में भी काट देना बुक्स के अंदर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ से बात करते हैं। रेमेडी क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे? व्हाट आर द रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? रेमेडी का मतलब क्या होता है? रिलीफ। अगर एक पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो उस केस में क्या होगा? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द इंजर्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी को एक और लिख सकते हो आप एग्रीव्ड पार्टी। भाई जिसको नुकसान हुआ है उसके पास क्या रेमेडी है? वेयर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द इंजर्ड पार्टी हैज सर्व्ड several course of action open to him. The appropriate remedy in any case will depend upon the subject matter of the contract and the nature of breach. मतलब इन जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, उसके पास क्या है? उसके पास काफी सारे कोर्स ऑफ एक्शन है, वो कुछ भी एक्शन ले सकती है। वो डिपेंड करता है कि भाई सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का क्या था और किस तरह की ब्रीच हुई है।
When a party to contract has broken the contract, the other party may treat the contract as cancelled and he is absolved from all the obligation under the contract. जब एक पार्टी क्या कर देती है, एक यहाँ पे लिखो कि जब जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती है, ब्रीच कर देती है, ब्रीच कर देती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल माना जाता है। रिजाइड का मीनिंग होता है कैंसल माना जाना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल माना जाता है, कैंसल, वो रिजाइन हो जाता है। और जो दूसरी पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो सारी ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट की जो भी ऑब्लिगेशन से उनसे क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। उन सारी की सारी ऑब्लिगेशन से, जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस होते हैं, उस सारी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है। समझ आ गया कि क्या रेमेडी है भाई? जब एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रिजाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एंड अदर पार्टी क्या होगी, अब्सोल्ड होगी। अब्सोल्ड मतलब फ्री हो जाएगी, फ्री हो जाएगी फ्रॉम ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अंडर सेक्शन 65, व्हेन अ पार्टी ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंड, he make himself liable to resolve any benefit he has received under the contract। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो ही मेक हिमसेल्फ लायबल, तो जो जिस पर्सन ने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया है तो वो सारे का सारा वापस करेगा। कॉन्ट्रैक्ट से अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो सारे का सारा बेनिफिट क्या है, वापस करके यहाँ पर चलेगा, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है। ये एक रेमेडी है। दूसरा, अंडर सेक्शन 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ पर्सन राइटफुली रिजाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, he entitled to compensation for any damages which he has sustained through the non fulfillment of the contract by other party। भाई किसी एक पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो दूसरी पार्टी के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। किस चीज का कंपनसेशन ले सकता है? अगर उसे कोई क्या हुई है, डैमेज हुई है, अगर उसे किसी तरह का नुकसान हुआ है, तो मान लो मिस्टर ए जिसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे मिस्टर बी के पास क्या राइट होगा, मिस्टर बी के पास राइट टू कंपनसेशन होगा, राइट टू कंपनसेशन होगा। अगर उसे कोई नुकसान हुआ है ब्रीच की वजह से, तो वो क्या होगा, राइट टू कंपनसेशन उसके पास होगा कि वही कंपनसेशन ले सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो यहां तक आप पढ़ो, यहीं तक इसका इंपॉर्टेंट है, इससे आगे इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे रेमेडी की बात कर रहा है, तो रेमेडी के केस में आप बताओगे, वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन इन सच अ केस, क्या हो जाता है, इन सच अ केस, जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिजाइन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, अंडर विच द पार्टी आर फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस। वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिजाइंड, वंस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड, इन सच अ केस पार्टी जो है वो क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं अपनी अपनी ऑब्लिगेशन से। बट ऑन द अदर साइड, दूसरी पार्टी के पास क्या क्या राइट होते हैं, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसके पास क्या राइट होता है, उसके पास राइट होता है टू कंपनसेट, कंपनसेट करने का। अगर उसे कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भी भरपाई करने का उसके पास राइट होता है कि वही वो। और दूसरा, अगर किसी पर्सन ने पर्सनल बेनिफिट लिया है तो वो सारे के सारे पर्सनल बेनिफिट को क्या करेगा, वापस करेगा। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? सलोनी, अंशु, यशु, कोई डाउट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ आ रहा है क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, अब क्या आते हैं, हाँ यस सर। ओके। अब अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन इंजर्ड पार्टी में, अब क्या है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंजर्ड पार्टी कौन सी होगी, जिस पार्टी को नुकसान होता है। लिख लो यहाँ पे,
इंजर्ड पार्टी वो होती है जिस पार्टी को नुकसान होता है, अब उसके पास क्या क्या राइट हो सकते हैं। इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, और वो रिफ्यूज कर सकती है फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं अब नहीं करूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कई बार क्या होता है, मान लो कई बार क्या होता है, आपने किसी से कोई सर्विस ली, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए ने आपको कोई सर्विस दी और उसके बदले में आपको क्या देना था, पैसा देना था, बट मिस्टर ए ने जो सर्विस दी वो सर्विस क्या थी, बेकार सर्विस थी, आप उस सर्विस से सेटिस्फाई नहीं थे। आप क्या कर सकते हो, आप इंजर्ड हो, आपको नुकसान हुआ है, आपके पास क्या राइट है, आप या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, जब तक मेरा काम ढंग से नहीं करेगा मैं पैसे नहीं दूंगा। आप रिफ्यूज कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर सकते हो, मैं पैसे नहीं दूंगा, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई। दूसरा, आप शू कर सकते हो, शू का मीनिंग होता है यहाँ पे केस फाइल करना। आप किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो फॉर डैमेजेस, अपने नुकसान की भरपाई के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, शू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप अगर कोई पार्टी काम नहीं कर रही, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि सर इसको, कोर्ट में जाके ऑर्डर ले सकते हो किस चीज के लिए, कि इस बंदे को बोलो कि मेरा काम करके दे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। शू फॉर एन इंजेक्शन टू रिस्टेन द ब्रीच ऑफ अ नेगेटिव टर्म, ये कहना चाह रहा है कि अगर भाई क्या हुआ है, कोई पार्टी जो है कोई गलत काम कर रही है ना, किसी टर्म को क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है, तोड़ रही है, तो उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो उसको रोकने के लिए, शू फॉर इंजेक्शन, शू फॉर इंजेक्शन। और लास्ट है शू फॉर क्वांटम मेरिट, शू ऑन क्वांटम मेरिट, भाई किसी मुद्दे के बेसिस पे, किसी उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, शू फाइल कर सकते हो। तो आप एक इंजर्ड पार्टी के पास क्या क्या राइट होते हैं, उसके पास ये सारे राइट होके यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, सलोनी, अंशु, यशु? हाँ, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से गारंटी बाय विच पार्ट क्या करता है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी ये होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है, गारंटी देती है। ये कहना चाह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस। मान लो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को क्या बोला, गारंटी दे दी, भाई अगर तुझे कोई लॉस होता है उस लॉस की भरपाई मैं करूंगा, अगर तुझे कोई नुकसान हुआ उस नुकसान को मैं भरूंगा, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जहां पर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के लॉस को बचाने की गारंटी देता है। समझ आ गई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, वेयर वन पर्सन वन पार्टी promise to save the losses of other party। समझ आ गई, ये तो एग्जांपल है, काट दो इसे, क्लियर है। जो पर्सन गारंटी देता है, जो पर्सन एडेमनिटी करता है उसको बोलते हैं एडेमनीफायर। भाई जो गारंटी देता है, जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं एडेमनीफायर।
आइडेमनिफायर। और जिसके लॉस के लिए दूसरी पार्टी, जिसके लॉस के लिए वो दी जाती है गारंटी, उसको बोला जाता है आइडेमनिफाइड। अब द पर्सन हु प्रोमिस टू आइडेमनिटी और मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड आइडेमनिफायर। पर्सन हुज लॉस इज मेड गुड इज कॉल्ड आइडेमनिफाइड या आइडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी। जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये सारे आइडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस चीज की भरपाई करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? कुछ बोलो। यस सर। कोई समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। सर वो हाँ सर। हाँ, तो ये आप समझो, इसमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिफाई समझ आ गया? जो पर्सन प्रोमिस करता है किसी के लॉस को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? जो पर्सन प्रोमिस करता है किसी दूसरे पर्सन के लॉस को पूरा करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लॉस को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइडेमनिफायर। और जिसके लॉस के लिए प्रॉमिस किया जाता है उस पर्सन को क्या बोला जाता है? जिसके लॉस को पूरा किया जाता है उसको बोला जाता है आइडेमनिफाइड। ये आपसे और हमारे में पूछ सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of default। मिस्टर ए अंशु के बीच में, अंशु और सलोनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। अंशु ने सलोनी से 5 लाख रुपए उधार में लिए थे और इसके बदले में अंशु के बिहाफ पे सलोनी को किसने, यशु ने गारंटी दे दी। क्या गारंटी दी? यशु ने बोला भाई अगर अंशु आपके पैसे नहीं देगी तो मैं आपके पैसे देने का प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ अंशु के बिहाफ पे। समझ आ गई? क्लियर है? A contract of guarantee is a contract to perform the promise या discharge the liability of third person, discharge the liability of third person in case of default। भाई अगर सलोनी ने कहा कि भाई मुझे आप कोई गारंटी दिलवाओ, आप तो आपके बिहाफ पे यशु ने गारंटी दे दी, यस मैं गारंटी देती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर अंशु ने आपके पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगी। आई एम गारंटी। जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जाती है, यहाँ पे अंशु कौन है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर। सलोनी क्या है, क्रेडिटर है, और यशु क्या है, श्योरिटी है। समझ आ गई?
गारंटी क्या होती है? ओरल गारंटी होती है, रिटन गारंटी होती है, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ओरल में भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है। तो गारंटी क्या होती है? जिसमें एक पार्टी प्रोमिस करती है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। Yes, sir. ओके। अब आइडेमिनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर ओनली टू पार्टी, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के अंदर तीन पार्टी होती है। श्योरिटी होता है, प्रिंसिपल डेटर होता है, प्रिंसिपल क्रेडिटर होता है। पहला डिफरेंस समझ आ गया? पहला डिफरेंस समझ आया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाँ, sir. in a contract of indemnity the liability of indemnifier is primary। ये कहना चाह रहा है कि जो इंडेमनिटी क्या करता है? इंडेमनिटी दूसरी पार्टी को ये कहता है कि अगर आपको लॉस होता है तो मैं आपके लॉस की भरपाई करूंगा। तो इसकी लायबिलिटी जो होती है प्राइमरी होती है। लेकिन गारंटी के केस में श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी कैसी होती है बताओगे? जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी कैसे होती है बताओगे? भाई पहली लायबिलिटी किसकी होगी? पहली होगी प्रिंसिपल डेटर की। अगर अंशु ने पे की, पहले अंशु की लायबिलिटी बनती है ना, क्योंकि अंशु ने पैसा ले रखा है ना सलोनी से। पहले अंशु की लायबिलिटी बनेगी। अगर अंशु नहीं पे करती तब जाके यशु की लायबिलिटी आएगी पे करने की। तो पहले अंशु की लायबिलिटी है, यशु की लायबिलिटी जो गारंटी देता है उसकी लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी होती है। और जो प्रिंसिपल की लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। पॉइंट नंबर 3, indemnifier need not necessarily act at the request of the debtor। डेटर की रिक्वेस्ट पे indemnifier को कोई काम एक्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन श्योरिटी को जब एक बार श्योरिटी ने गारंटी दे दी तो फिर वो क्या करेगा? द श्योरिटी गिव गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर indemnifier कोई काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी से करता है। बट यहाँ पे क्या होता है? indemnifier डेटर जो है रिक्वेस्ट करता है किसी पर्सन को कि आप मेरे यहाँ पे गारंटी दे दो, तभी जाके वो गारंटी देता है। गारंटी हमेशा डेटर की रिक्वेस्ट पे दी जाती है, लेकिन indemnifier जो होती है, indemnity जो होती है वो डेटर की रिक्वेस्ट पे नहीं दी जाती। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो किसी बच्चे का? Yes, sir. देन वो पूछ सकती है। No, sir. चलो। No, sir. हाँ। In the case of indemnity, the possibility of any loss happening is only contingency against which the indemnifier undertake to indemnify। भाई इसके अंदर क्या होता है? इसमें ये बोला जाता है कि अगर लॉस होगा तभी मैं आपके पैसे क्या करूंगा? तभी मैं आपको पैसे दूंगा। इंडेमनीफाई के केस में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी लायबिलिटी होती है? वो होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। इंडेमनीफाई के केस में जो लायबिलिटी होती है वो होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो किसी इवेंट के हैपन होने पे ही अराइज होती है। जैसे क्या? अगर लॉस हुआ तभी वो पैसे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हो सकता है प्रॉफिट भी हो, जब प्रॉफिट हो तो क्यों पैसे देगा? भाई अंशु ने सलोनी को बोला, सलोनी आप बिजनेस करो, अगर आपको कोई लॉस होता है उस लॉस की भरपाई मैं करूंगी। ये हो गया इंडेमनिटी। हो सकता है सलोनी बिजनेस करे उसको प्रॉफिट भी हो। अगर सलोनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या अंशु पैसे देगी? नहीं देगी। अगर लॉस हुआ तो उसकी भरपाई तब करेगी। दूसरा केस क्या है? इन केस ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटेड बाय द श्योरिटी। यहाँ पे क्या होता है? लेकिन गारंटी के केस में क्या होता है? यहाँ पे एक डेट होता है जिसको पूरा करने के लिए, जिसको वापस करने के लिए एक पर्सन क्या करता है? गारंटी देता है। और ये जो होती है ये होती है, ये तो आपकी एक्चुअल में एग्जिस्टिंग रहेगी। अंशु ने लोन लिया था सलोनी से, हमें पता है लोन ले रखा है, अंशु ने वापस करना है।
अंशु के बिहाफ पे यशु ने क्या दे दी, गारंटी दे दी कि भाई अगर अंशु ने वापस नहीं किया तो मैं लोन के पैसा आपको वापस करके आपको चलूंगा। समझ आ गई? आगे बढ़े। Yes, sir. The indemnifier cannot sue हाँ, sir. third party in his own name. आइडेंटिफायर ने क्या नहीं कर सकता, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता अपने नाम से। बट श्योरिटी जो है ऑन द पेमेंट ऑफ डेट व्हेन प्रिंसिपल डेटर हैज पेड टू पे ही इज एंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम। लेकिन देखो आइडेंटिफायर किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन जैसे क्या है, अब अंशु का पैसा यशु ने सलोनी को वापस किया तो यशु क्या अपना पैसा अंशु से ले सकती है, ले सकती है। श्योरिटी जो है डेटर के खिलाफ क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। समझ आ गई? डिफरेंस समझ आ गया? कोई डाउट? हाँ, sir. किसी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट? No, sir. हाँ, एजेंसी क्या होता है, लॉ ऑफ एजेंसी क्या होता है, लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ते। लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, दो पार्टी होती है। एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है, एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विद थर्ड पार्टी। Has the definition indicate agent is mere a connecting link between the principal and third party, but during the period that an agent is acting for his principal, he is clothed with the capacity of the principal. जैसे तीन लोग हो गए, एक LIC हो गया, एक कस्टमर हो गया और बीच में कौन होते हैं, LIC के एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो LIC की बिहाफ पे काम करते हैं, जो LIC के बिहाफ पे काम करते हैं और वो बीच में लिंक करवाते हैं किसका, LIC का और कस्टमर का। वो सिर्फ क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं। समझ आ गई? एजेंट कौन होते हैं? एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, जिसको यूज किया जाता है टू ब्रिंग प्रिंसिपल इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विद थर्ड पार्टी। भाई जिसका काम क्या होता है, प्रिंसिपल्स का और थर्ड पार्टी का रिलेशन करवाना, प्रिंसिपल्स का और थर्ड पार्टी का रिलेशन करवाना, उनको मिलवाना। जो एजेंट होते हैं वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं, वो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में काम करते हैं। समझ आ गई? लॉ ऑफ एजेंसी क्या होता है? लॉ ऑफ एजेंसी ये कहता है कि जो एजेंट होते हैं, एजेंट सिर्फ एक लिंक होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में। जैसे हाँ, जैसे क्या होता है, मान लो अब बीच में मैं बात करूं, बैंक हो गया कोई बैंक, और बीच में कौन होते हैं, आपके पास लोग फोन करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, और आप हो गए कस्टमर। जो ये फोन करते हैं ये एजेंट होते हैं जो बैंक के बिहाफ पे काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, बैंक को और आपको मिलवाना, लिंक करवाना। प्रिंसिपल, बैंक यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी। तो बीच में इन लोगों को मिलवाने का काम कौन करता है, एजेंट करता है। एजेंट किसके बिहाफ पे काम करते हैं, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं। समझ आ गई? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है, वो एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होते हैं हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट आ रहा है किसी का?
यहाँ तक बता सकता है। किसी का कोई डाउट आ रहा है तो वो खुल के बता सकता है, अच्छे से बोल सकता है कि सर डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, क्या मैं आगे बढ़ूं या यहीं रुका रहूं। बोलो। यस सर। ठीक है। एक्सप्रेस एजेंसी क्या होती Yes, है? sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस एजेंसी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बी मेड ओरली और रिटन। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या तो वो ओरली भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है। द यूजफुल फॉर्म ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज द पावर ऑफ अटॉर्नी। आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हो। पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर आपने किसी को अथोराइज किया कि मेरे बिहाफ पे तुम ये काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं रिटन एजेंसी। जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना के किसी को अपने राइट क्या करते हो, डेलीगेट करते हो, जिसमें आप किसी को राइट देते हो कि मेरे बिहाफ पे मैं अथोराइज करता हूं आपको कि मेरे बिहाफ पे आप ये काम कर सकते हो। आपको इन एजेंसी क्रिएटेड टू ट्रांसफर किसी को अगर आपने कोई घर ट्रांसफर करना है, समझ आ गई, द पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड। भाई आपने किसी को राइट दिया अपने घर को यूज करने का, तो उस घर को यूज करने का तो आप उसको क्या करोगे, आपने उसको घर ट्रांसफर कर दिया, तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्या किया जाता है, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर कुछ पावर दी जाती है प्रिंसिपल के बिहाफ। प्रिंसिपल अपनी कुछ पावर जो है, अथॉरिटी जो है किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस एजेंसी। उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस एजेंसी बोला जाता है। जहां पर एवरीथिंग इज इन रिटन, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक, सब कुछ रिटन में होता है, स्पेसिफिक में होता है, सब कुछ पता होता है, आंखों देखा होता है, उसको बोला जाता है एक्सप्रेस एजेंसी। जो बोलकर या फिर लिखकर क्या होती है, एजेंसी बनती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर बनते हैं उनको बोला जाता है एक्सप्रेस एजेंसी। पावर ऑफ अटॉर्नी इसका एक एग्जांपल है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्या करता है, अथोराइज करता है एजेंट को टू डू समथिंग। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार कितना है ये, हमारा कितना कुछ जाएगा इसके अंदर। आज इस चैप्टर को खत्म कर दे। Yes, sir. कर दीजिए। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दे पूरा लगा के क्लास। हाँ सर, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब आता है इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है। इम्प्लाइड एजेंसी जो होती है वो अराइज होती है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। वो सिचुएशन के बेस पे, लिखो सिचुएशन के बेस पर, या फिर पार्टीज के कंडक्ट के बेस पर, जो एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं उनको बोला जाता है इम्प्लाइड एजेंसी। जैसे एजेंसी बाय एस्टोपल। एजेंसी बाय एस्टोपल क्या होता है, एस्टोपल अराइज व्हेन यू आर preclude from denying the truth of anything which you have represented as fact, although it is not a fact, thus where P allow third party to believe that A is acting as his authorized agent, he will be stopped from denying the agency if such third party relying on it to make contract with A even when A has no authority at all.
यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप किसी को दिखाकर, किसी को मतलब दिखावा करना, एस्टोपल का मीनिंग होता है दिखावा करना, किसी को दिखावा करके आप क्या करते हो, एजेंसी क्रिएट करते हो, इम्प्लाइड। आपने क्या बोला, एस्टोपल का मीनिंग होता है कि भाई जो चीज फैक्ट नहीं थी उसको आप फैक्ट करके दिखा रहे हो। आप मान लो दो पार्टी के बीच में, मिस्टर ए के बीच में और मिस्टर बी के बीच में कोई भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मिस्टर ए के बीच में और मिस्टर बी के बीच में कोई भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और वहां पे क्या बोला जा रहा है, वहां पे मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए ने किसी मिस्टर सी को बोला कि भाई जो मिस्टर बी है वो मेरा क्या है, एजेंट है, वो मेरा क्या है, एजेंट है। तो इस केस में अगर आप किसी थर्ड पार्टी को बोलते हो, दिखावा करते हो कि भाई एक्चुअल में तो वो आपका एजेंट नहीं है, बट आप दिखावा करते हो कि वो मेरा एजेंट है, और उस बेसिस पे अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टोपल। जहां पर क्या होता है, आप किसी को दिखाते हो कि भाई वो मेरा एजेंट है, बट एक्चुअल में वो एजेंट नहीं है, उसको बोला जाता है एजेंसी बाय एस्टोपल। समझ आ गई? Yes, sir. सलोनी, यशु, अंशु, एजेंसी बाय एस्टोपल का समझ आ गया क्या होता है? Yes, sir. भाई जो दिखावा करके एजेंसी, जो झूठ बोल के दिखावा करके कोई एजेंसी क्रिएट की गई है ना, मान लो तीन तीन पार्टी थी, अंशु, यशु और सलोनी। अंशु ने यशु को बोला कि सलोनी मेरी एजेंट है, और इस चीज पे भरोसा करके, इस चीज पे भरोसा करके क्या हुआ, यशु ने सलोनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर इस चीज के भरोसा करके, तो इस तरह से क्या होता है, एजेंसी बाय एस्टोपल होती है, एजेंसी बाय एस्टोपल होती है। समझ आ गई? अब बात करते हैं आगे, वाइफ एज ए एजेंट, वाइफ एज ए एजेंट। Where husband and wife living together, the wife is presumed to have husband is authority to pledge his credit for all the purchase for necessary of life, suitable to their standing of living। ये कहना चाह रहा है कि जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं सारे के सारे, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, द वाइफ इज प्रिज्यूम टू हैव हर हस्बैंड इज अथॉरिटी टू प्लेज हिज क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ सुटेबल फॉर देयर स्टैंडिंग ऑफ लिविंग, but the husband will not be liable if show that he had expressly warned the trustman not to supply good on credit to his wife. He has expressly forbidden the wife to pledge his credit. His wife was already sufficiently supplied with the articles in question. She was supplied with the sufficient allowances. ये कहना चाह रहा है वाइफ एज अ क्रेडिट, वाइफ एज अ एजेंट। ये कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं, तो हम वाइफ को मान लिए जाते हैं, वाइफ इज परज्यूम, वाइफ मान लेगी टू हैव हर husband is authority to pledge his credit for the purchase of necessity of life। ये कहना चाह रहा है कि भाई हस्बैंड के पास, हम मान लेंगे कि हस्बैंड जो है वो, जो वाइफ जो है उसके पास अथॉरिटी है कि भाई वो जरूरत की चीजों के लिए, अच्छी नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या कर सकती है, अपने पति से उधार ले सकती है, अपने पति का पैसा यूज कर सकती है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। वहां पे उसको मान लेंगे कि उसके पास क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। सिर्फ उन सिचुएशनों को छोड़ के कि जहां पर हस्बैंड ने स्पेसिफिकली मना कर दिया है कि भाई मेरी वाइफ ये काम नहीं कर सकती, बाकी हम मान के चलेंगे कि जहां पर हस्बैंड और वाइफ साथ रहते हैं तो वाइफ के पास पूरा क्या है, राइट है कि वो हस्बैंड के पैसे को क्या कर सकती है, खर्चा कर सकती है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, रहने के लिए। समझ आ गई? करती है ना वाइफ ऐसे? तो वहां पे क्या बोला जाता है, वाइफ जो है वो एजेंट है किसकी, हस्बैंड की। वहां पे उनके पास, वाइफ के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड। वाइफ हस्बैंड के पैसे को खर्च कर सकती है, वाइफ हस्बैंड के पैसे को खर्च करके कोई भी
जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ की चीजें हैं उनको परचेज कर सकती है। समझ आ गई यहाँ पे? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, यशु, अंशु, कोई डाउट किसी तरह का मुझे बताओ। आगे बढ़े? यस सर। ओके। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे बात करते हैं। In certain circumstances, a person who has been entrusted with another's property may have to incur unauthorized expenses to protect and preserve it. Such agency is called agency of necessity. For example, A sent a horse by railway and on its arrival at the destination, there was no one to receive. The railway company, being bound to take reasonable step to keep the horse alive, was an agent of necessity of A. जी, जहां पर क्या हो जाता है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, जहां पर भाई जरूरत को देखते हुए एजेंसी क्रिएट हो जाती है। मान लो क्या हुआ, यह अंशु ने यशु को पैसा दिया, कितना, 5 लाख रुपए, और अंशु ने यशु को बोला भाई ये किसको दे देना, सलोनी को दे देना, जब सलोनी आपसे लेने आएगी तब उस पैसे को सलोनी को दे देना। लेकिन सलोनी अभी तक नहीं आई, क्या यहाँ पे यशु की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती उस पैसे को सेफ रखना, है ना? यशु उस पैसे को सेफ रखेगी ना अपने पास, ऐसा तो नहीं है कि उड़ाती फिरेगी, पार्टी कर रही है, इधर उधर जा रही है, मजे मार रही है, एंजॉय कर रही है, लाइफ एंजॉय कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। अगर आपको अगर मान लो किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी दी, कोई चीज दी कि भाई ये चीज किसी तीसरे पर्सन को दे देना, बट जब तक तीसरा पर्सन उसको रिसीव ना कर ले, उस चीज की प्रोटेक्शन करना, उस चीज को संभाल के रखना आपकी जिम्मेवारी बन जाता है। तो इस चीज में आप जो है एजेंसी क्रिएट हो जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, एजेंसी क्रिएट हो जाती है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। समझ आ गई? पॉइंट नंबर 4, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, वेयर अ पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी टू एक्ट एज एजेंट। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर एक पर्सन के पास एजेंट का काम करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, और अ ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी। भाई जहां पर एक एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम करता है, मतलब उसके पास इतनी अथॉरिटी दी नहीं गई थी, बट उसने एक पर्सन को बोला गया था कि आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट को रिसीव करने तक का क्या है, राइट है, बट उसने उस प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया, जबकि उसके पास सेल करने का राइट नहीं था। कोई पर्सन या तो एजेंट है नहीं, उनके पास एजेंट वाली अथॉरिटी नहीं है, या वो अथॉरिटी है वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करता है, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करता है, तो उसको बोला जाता है इस चीज में, अगर प्रिंसिपल उसके काम को क्या कर दे, उसकी ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर दे और एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, उसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। अब बात कैसे आई, मैं बात बताता हूं आपको। अंशु ने यशु को एक गिफ्ट बॉक्स दिया, पूरा पैक्ड था वो। अंशु ने बोला यशु को कि ये गिफ्ट सलोनी तक पहुंचा देना। अंशु ने यशु को ये भी कहा कि आप सिर्फ गिफ्ट सलोनी तक पहुंचाना, बट इसको ओपन मत करना, इसको ओपन मत करना। यशु के पास कितनी अथॉरिटी दी गई है, सिर्फ गिफ्ट बॉक्स को सलोनी के पास देने तक। यशु के पास क्या राइट है गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने का, बताओगे? क्या यशु के पास राइट है गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने का? नहीं सर।
नहीं है। बट अगर यशु ने गिफ्ट बॉक्स को ओपन कर लिया, गिफ्ट बॉक्स को ओपन कर लिया, उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया, इस केस में अगर अंशु एक्सेप्ट कर ले, रेक्टिफाई कर ले कि भाई चलो ठीक है तुमने ओपन कर लिया कोई बात नहीं, और लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। अगर प्रिंसिपल उस एजेंट की, जो एजेंट ने काम किया उस काम को एक्सेप्ट कर ले, उसको बोलते हैं एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे यहाँ तक पढ़ना है इसको, यहीं तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक पढ़ना। क्लियर है? आगे चले? Yes, sir. हाँ, क्लासेस ऑफ एजेंट क्या क्या होते हैं? क्लासेस ऑफ एजेंट, दो तरह के एजेंट होते हैं, स्पेशल एजेंट और एक होता है जर्नल एजेंट। स्पेशल एजेंट क्या होता है? किसी स्पेसिफाई एक्ट को, किसी स्पेशल काम को करने के लिए जो किसी को अथॉरिटी दी जाती है, किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए किसी को ऑथराइज किया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेशल एजेंट। किसी स्पेसिफाइड फंक्शन को, किसी स्पेशल टास्क को करने के लिए कोई काम दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेशल एजेंट। The third party has no right to assume that the agent has unlimited authority. सिर्फ एजेंट के पास उस स्पेशल काम को करने की अथॉरिटी होती है, बस उस स्पेसिफिक काम को करने की अथॉरिटी होती है, और कोई काम करने की अथॉरिटी नहीं होती। उसको बोला जाता है स्पेशल एजेंट। समझ आ गई? सिर्फ किसी एक काम को बोल दिया कि आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम बता दिया सिर्फ आपको यही काम करना है, उसको बोला जाता है स्पेशल एजेंट। और एक होता है जर्नल एजेंट। भाई जर्नल एजेंट कौन होता है? किसी पर्सन ने अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर दिया कि भाई आज आप मेरे बिहाफ पे क्या करो, ये बोलो। अब क्या हुआ, मिस्टर ए था, मिस्टर ए एक शॉपकीपर था, दुकानदार, बट उसको कहीं बाहर जाना था। उसने मिस्टर बी को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर दिया कि भाई तुम दुकान पे बैठना, दुकान को देख लो। क्या यहाँ पे इसकी स्पेशल एजेंट है या जर्नल एजेंट है? ये जर्नल एजेंट है, क्योंकि जो इसको अथॉरिटी दी गई है ना, ये सारे काम करेगा। ये गुड्स भी बेचेगा, पैसे भी रिसीव करेगा, किसी को पेमेंट करनी है वो भी करेगा, फर्दर गुड्स भी लेके आएगा, जो भी काम होते हैं सारी तरह के काम करेगा। ये बिजनेस के ये सारे काम करेगा। इसको बोला जाता है जर्नल एजेंट। A journal agent is appointed to do anything within the authority given to him by the principal in all transaction or all transaction relating to specific trade matter. भाई किसी को किसी बिजनेस के लिए अथोराइज कर दिया अपने बिहाफ पे कि भाई आप करना, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वो सारे के सारे जर्नल एजेंट बोले जाते हैं। भाई एक चीज से रिलेटेड जो सारे काम करता है उसको बोला जाता है जर्नल एजेंट। स्पेशल एजेंट कौन होता है? सिर्फ एक ही काम बता दिया ये काम करना है देखो बस, वो स्पेशल एजेंट होता है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। हाँ यस सर। सब एजेंट क्या होता है? सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट का एजेंट। सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट का एजेंट। एजेंट का एजेंट। मिस्टर ए ने अपने बिहाफ पर मिस्टर बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया, और इसने भी आगे मिस्टर सी को अपना एजेंट बना लिया, तो उसको बोला जाता है एजेंट का एजेंट। पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एजेंट and to whom the principal is work is delegated to know
एज सब एजेंट। ये कहना चाह रहा है कि कोई पर्सन जिसको किसने अपॉइंट किया है, एजेंट ने अपॉइंट किया है, उसको बोला जाता है सब एजेंट। ऐसा पर्सन जिसको एजेंट अपॉइंट करता है उसको बोला जाता है सब एजेंट। सेक्शन 191 प्रोवाइड दैट सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टेड अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। भाई जो ये सब एजेंट होता है ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है ओरिजिनल एजेंट के अंदर, जिसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था। ओरिजिनल एजेंट वो एजेंट होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? आपसे पूछा जा सकता है हु इज प्रिंसिपल एजेंट, हु इज प्रिंसिपल एजेंट, हु इज ओरिजिनल एजेंट, सॉरी ओरिजिनल एजेंट। ओरिजिनल एजेंट वो एजेंट होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। और सब एजेंट कौन होता है? जिसको ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है। और ये ओरिजिनल जो सब एजेंट होते हैं किसके कंट्रोल में काम करते हैं? ये ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? भाई आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप एज बिटवीन द रिलेशन ऑफ सब एजेंट एंड ओरिजिनल इज दैट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। जिस तरह से एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ओरिजिनल एजेंट और सब एजेंट के बीच में भी वही रिलेशनशिप होता है। ओरिजिनल एजेंट जो है इससे सब एजेंट का क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। A sub agent is bound by all the duty of original agent. Sub agent is not directly responsible to the principal except for fraud and willful defect. सब एजेंट जो होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रिंसिपल के लिए नहीं। अगर कोई भी काम गलत सब एजेंट ने कर दिया तो उसके लिए लायबल कौन होता है? ओरिजिनल एजेंट लायबल होता है। समझ आ गई? तो ये होता है सब एजेंट का काम। समझ आ गई? अगर आपसे कोई पूछे सब एजेंट के काम के लिए कौन लायबल होगा? सब एजेंट के काम के लिए ओरिजिनल एजेंट लायबल होगा। सिर्फ अगर हम फ्रॉड और किसी गलत काम को छोड़ दिया जाए तो उन कामों को छोड़कर बाकी सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओरिजिनल एजेंट होगा, ओरिजिनल एजेंट होगा। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई आशंका? यशु सलोनी कोई डाउट है आपका? और सब एजेंट के लिए, सब एजेंट के केस में किसी का कोई डाउट? सब एजेंट को लेके कोई परेशान? कुछ बोल दो यार, तुम बोलते ही नहीं हो बिल्कुल। नो सर। अच्छा, अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं पूछता रहता हूँ। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं पूछता रहता हूँ। चलो यशु का तो मुंह खराब है, उसके तो दांतों में रूट कनाल हुई पड़ी है। वैसे तो यशु बहुत बोलती है, वो चुप भी नहीं होती, इतना बोलती है कि बस बोलती रहती है। कई बार तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, बीच में ही बोल देती है। आगे बढ़े? यस सर। चलो, मर्सेंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्सेंटाइल का मीनिंग होता है व्यापार। कमर्शियल एजेंट, इसको कमर्शियल एजेंट भी बोलेंगे। कमर्शियल एजेंट, कमर्शियल एजेंट, अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं 1930, डिफाइन अ मर्सेंटाइल एजेंट ए मर्सेंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल द गुड और कंसाइन गुड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बाय गुड और रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड। दिस डेफिनेशन कवर फैक्टर, ब्रोकर, ऑक्शनर, कमीशन एजेंट। मतलब मर्सेंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जिसको ऑथराइज किया जाता है एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर टू सेल द गुड, टू बाय द गुड, टू मेक द पेमेंट ऑफ मनी, टू रिसीव द मनी। इसमें सारे के सारे कौन आते हैं?
इसमें कौन कौन आते हैं? फैक्टर आते हैं, ब्रोकर आते हैं। फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर जिसका काम होता है टू रिकवर द मनी, टू रिकवर द मनी। A factor is a mercantile agent employed to sell good which has been placed in his possession or contract to buy good for his principal। फैक्टर का काम होता है वो मर्सेंटाइल एजेंट होता है जिसको एम्प्लॉय किया गया है किस चीज के लिए? गुड को सेल करने के लिए, गुड्स को बाय करने के लिए अपने प्रिंसिपल के लिए। he is the apparent owner of good in his custody and can sell them in his own name and receive payment for the good। फैक्टर जो होते हैं, जो उनकी कस्टडी के अंदर गुड होती है, वो उसके क्या होते हैं? ओनर होते हैं। वो अपने नाम से किसी भी गुड्स को बेच सकते हैं, अपने नाम से कोई भी मनी रिसीव कर सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? फैक्टर्स वो होते हैं कि भाई जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसी गुड्स के अंदर, जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है किसी गुड्स के अंदर। फैक्टर वो होते हैं जो प्रिंसिपल के लिए गुड्स को सेल करते हैं और मनी रिसीव करते हैं, अपने नाम से वो गुड परचेज कर सकते हैं, अपने नाम से पेमेंट ले सकते हैं, उसको बोला जाता है फैक्टर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर ब्रोकर का मीनिंग होता है ये वो मर्सेंटाइल एजेंट होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरे पार्टी के साथ। किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? वो सेल और परचेज ऑफ गुड के लिए। तो उसका काम क्या होता है? अपने प्रिंसिपल के लिए गुड्स को सेल और परचेज करवाना, और उसके बदले में वो क्या लेता है? कमीशन चार्ज करता है। उसके बदले में वो क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। मान लो एक रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, उसने बिल्डिंग बनाई और उसने किसी एजेंट को ऑथराइज किया कि भाई आप जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर जो फ्लैट है आप उनको बिकवाने में हमारी मदद करो। अब वो एजेंट ने सारी की सारी बिल्डिंग अपने अंडर ले ली और उसने कस्टमर के साथ डील करना शुरू कर दिया। अब वो कंपनी की फ्लैट्स को बेचता है और उसके बदले में वो कंपनी से क्या लेता है? कमीशन लेता है। कमीशन वो क्या करता है? कमीशन लेता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट इस किसी तरह से? किसी का कोई डाउट? डेलक्रेट एजेंट क्या होता है? डेलक्रेट एजेंट Delcrate agent is a mercantile agent who is in consideration of extra remuneration guaranteed to principal that purchaser who buy on credit will pay for the good they take. In the event of third party failing to pay, the Delcrate agent is bound to pay his principal the sum owed by the guarantee। मतलब जब एजेंट, इसमें लिखो, जब एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को गारंटी भी देता है। डेलक्रेट एजेंसी के अंदर एजेंसी होती है, एजेंसी और उसके अंदर एक गारंटी भी होती है। एजेंसी के साथ यहाँ पे क्या होती है? गारंटी होती है। एजेंट क्या कहता है अपने प्रिंसिपल को कि भाई जो भी पर्सन उधार में मुझसे
गुड्स परचेज करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो आपका पैसा वापस कर देगा। अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो मैं आपका पैसा वापस करूंगा। इस तरह की एजेंसी को बोला जाता है डेलक्रेट एजेंसी। समझ आ गई डेलक्रेट एजेंसी क्या होता है? समझ आ गई डेलक्रेट एजेंसी क्या होता है? किसी का डाउट हो? जब डेलक्रेट एजेंसी के अंदर एजेंसी तो होती है प्लस गारंटी भी होती है, जिसमें एजेंट गारंटी देता है अपने प्रिंसिपल को। वो गुड्स भी बिकवाता है और ये कहता है कि अगर किसी ने उधार में गुड्स ली तो मैं गारंटी भी देता हूँ ना, वो पैसा वापस कर देगा। इसको बोलते हैं डेलक्रेट एजेंसी। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, आगे आते हैं। ऑक्शनर क्या होते हैं? ऑक्शनर ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल गुड बाय ऑक्शन। ऑक्शनर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो गुड सेल करते हैं। किसके द्वारा? ऑक्शन के द्वारा। टू हाईएस्ट बिडर इन द पब्लिक कंपटीशन। He has no authority to warrant his principal is title to the good. He is an agent for the seller, but after the good has been knocked down, he is agent for the buyer also for the purpose for evidence that the sales has taken place. ये क्या कहते हैं? ऑक्शन का मीनिंग होता है, जो ऑक्शनर कौन होते हैं? जो ऑक्शन करते हैं। ऑक्शनर इज अ एजेंट हु सेल गुड्स बाय ऑक्शन। आप यही लिख सकते हो। ऑक्शनर क्या होते हैं? ऑक्शनर जो होते हैं इज एजेंट हु सेल गुड्स बाय ऑक्शन। हु सेल गुड्स बाय ऑक्शन। पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ द फर्म एंड इज को पार्टनर। पार्टनर के केस में अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर होता है, पार्टनर अपनी फर्म का क्या होता है? एजेंट होता है। पार्टनर फर्म का क्या होता है? एजेंट होता है। और अपने जो दूसरे पार्टनर है उनका भी क्या होता है? एजेंट होता है। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके। बैंकर्स बैंकर्स The relationship between a banker and his customer is primary, that of debtor and creditor. In addition to, banker is an agent of his customer. When he buy or sell security, collect check, dividend bills, promissory note on behalf of his customer. He has in general lien on all the security and good in his possession in respect of general balance due to him by the customer. मतलब एक बैंकर जो होता है, बैंक के अंदर एक बैंकर जो होता है वो एजेंट की तरह काम करता है, एजेंट की तरह। रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड हिज कस्टमर इज प्राइमरी ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। इन एडिशन बैंकर इज अ एजेंट ऑफ कस्टमर। बैंकर जो होते हैं वो कस्टमर के एजेंट होते हैं, जो कस्टमर के बिहाफ पे क्या करते हैं? बाय करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज को, जो कलेक्ट करते हैं चेक्स को, जो डिविडेंड्स को, बिल्स को, प्रोमिसरी नोट्स को क्या करते हैं? पे करते हैं। तो जो बैंकर होते हैं बैंक्स के अंदर वो कस्टमर के एजेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। दे आर एजेंट ऑफ द कस्टमर। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे का? Yes, sir. कहीं पे कोई डाउट हो किसी बच्चे का बता सकते हो। Yes, sir. किसी तरह से कोई डाउट? ड्यूटी क्या है एजेंट की? एजेंट की ड्यूटी क्या क्या होती है? एजेंट की कोई ड्यूटी नहीं होती। एजेंट जो है, जो उसको देखो, इसमें ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली बात है। ओएमआर में पूछ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो नहीं सही पूछेगा। ये जर्नल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, जर्नल है बिल्कुल। अब एजेंट की ड्यूटी क्या क्या होती है? एजेंट मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। भाई जितना उसको अथॉरिटी दी गई है, जितना उसको एक पर्सन ने अथॉरिटी दी है, सिर्फ उसी अथॉरिटी में काम करेगा, उससे ज्यादा अथॉरिटी को काम नहीं करेगा। इन केस ऑफ एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन ही मस्ट फॉलो द कस्टम
prevailing in the same kind of business at a place where the agent conduct the business। मतलब अगर कोई एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, किसी को स्पेसिफिकली बोला नहीं गया कि आप ये काम करोगे, तो आप ये देख के चलोगे कि भाई सेम काम में दूसरे एजेंट किस तरह से काम करते हैं, तो उनकी तरह आप काम करोगे। समझ आ गई? अगर किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि आप कैसे काम करोगे, तो फिर ये देखेगा कि दूसरे लोग कैसे काम करते हैं ताकि मैं भी उसी तरह से काम करूं। समझ आ गई? और एक एजेंट को जो काम दिया गया है वो अच्छी तरह से काम करेगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह, उसके पास स्किल्स की तरह, अच्छे स्किल के साथ, एक प्रॉपर डिलीजेंस के साथ वो काम करेगा। और जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने प्रिंसिपल को बताएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ही मस्ट डिस्क्लोज promptly any material information coming to his knowledge which is likely to influence the principal in the making of the contract. He must not disclose confidential information। भाई अगर प्रिंसिपल की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा। He must not allow his interest to conflict with his duty। भाई अगर उसका कोई पर्सनल बेनिफिट है, वो उसकी ड्यूटी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, वो कोई अपनी ड्यूटी से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं उठाते चलेगा, वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा। एजेंट मस्ट कीप ट्रू अकाउंट एंड मस्ट प्रिपेयर ए रीजनेबल नोटिस टू रेंडर एन अकाउंट। मतलब जो एजेंट को काम दिया गया है वो सारे के सारे अकाउंट को प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन करेगा, वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा। अगर एजेंट को कोई काम करने के लिए ऑथराइज किया गया है तो वो काम अच्छी भावना से करेगा, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा। तो ये सारी इसकी क्या है, ये ड्यूटीज हैं इसकी जो आपको लर्न करनी है, तो इनको लर्न कर लेना आप एक बार। समझ आ गई? ड्यूटीज ऑफ एजेंट समझ आ गया? ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्लियर है? हाँ। ये राइट्स भी उसी तरह से हैं कि क्या क्या राइट्स होंगे, एक एजेंट के क्या राइट हो सकते हैं। भाई एजेंट का राइट होता है राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन या कमीशन। जिस काम के लिए किसी एजेंट को ऑथराइज किया गया है, अगर बदले में उसको कोई कमीशन मिलनी है, रेम्युनरेशन मिलनी है, तो एजेंट का राइट है कि वो क्या करे, रिसीव करे रेम्युनरेशन। समझ आ गई? अगर एजेंट ने काम करते हुए कोई पर्सनल एक्सपेंसेस किया है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस किया है, एजेंट ने अपनी जेब से कोई खर्चा किया है, तो एजेंट का राइट होता है राइट टू रिसीव, राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस, जो भी उसने एक्सपेंसेस खर्चे किए हैं तो उसका क्या होता है, राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डन बाय हिज पॉकेट। अगर उसने अपनी जेब से कोई खर्चा किया है तो उसका ये भी राइट होता है कि वो अपनी जेब से जो भी पैसा उसने लगाया प्रिंसिपल से रिकवर करके ऊपर चले। समझ आ गई? तो ये इसके क्या होते हैं, राइट होते हैं। जर्नल है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। क्लियर है? यशु, सलोनी? हाँ सर। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, लिख लो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट एक बार आप पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कब कब हो सकता है? भाई जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अगर वो पूरा हो जाए, अगर जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम टर्मिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तब हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम जो है एक्सपायर हो जाए,
प्रिंसिपल एजेंट में से किसी की डेथ हो जाए, अगर प्रिंसिपल एजेंट में से कोई पागल हो जाए, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी का दिवालिया निकल जाए। वो कंपनी, अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई कंपनी है तो अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाए, अगर एजेंट मना कर दे काम करने से, अगर प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने अपन जिस जो सी अथॉरिटी एजेंट को दे रखी थी उसने अथॉरिटी तोड़ दी, तो तब ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो तब क्या होता है, एजेंसी का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। तब क्या होगा, एजेंसी का क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो